हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सीमा पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और जो है आज के सेशन में हम बात करेंगे पीपीएच के बारे में, यानी पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। इस टॉपिक के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज यानी पीपीएच रिमेन्स ए मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी वर्ल्ड वाइड। मीन्स क्या हुआ, पोस्टपार्टम हेमरेज जो है एक मेजर काज है, यानी बहुत बड़ा रीज़न है मदर होती है उसके मरने का, और इससे अफेक्टेड होती हैं ज़्यादातर वुमेंस। ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी काजेज है पीपीएच। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ए मिलियन वुमेन डाई एनुअली फ्रॉम काजेज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। मीन्स क्या होता है, लगभग 500,000 वुमेन जो होती हैं हर एनुअल में जो है इस रीजन की वजह से, यानी पीपीएच की वजह से उनका डेथ हो जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में या ड्यूरिंग जब बच्चा होता है तो उस टाइम, या उसके बाद जब पीपीएच हो जाता है उसके बाद में जो लेडी होती है उसकी डेथ हो जाती है इसमें, बिकॉज जो ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। एंड नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज रेफर टू एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग बर्थ ऑफ द बेबी अप टू द एंड ऑफ पुर्पेरियम। मीन्स क्या हुआ, पोस्टपार्टम हेमरेज जो है क्या है कि एनी ब्लीडिंग, अगर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग जेनिटल ट्रैक्ट से हो रही है, ठीक है, मीन्स किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग जो है जेनिटल ट्रैक्ट से हो रही है, और उसके बाद में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वो बेबी बर्थ के बाद से, और जो पुर्पेरियम टाइम होता है यानी 6 वीक्स का डिलीवरी के बाद जो टाइम होता है वहाँ तक की अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको हम पीपीएच मानते हैं। जैसे डिलीवरी हो गई उसके बाद में ब्लीडिंग होती है, या 6 हफ्ते यानी 6 हफ्ते के पहले अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको हम पीपीएच ही बोलते हैं। इंसिडेंस क्या है इसका, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। In the developing world, several countries have maternal mortality rate in excess of 1,000 women per and 100,000 live birth and मीन्स क्या है कि लगभग 1,000 वुमेन्स जो है इतने लाइव बर्थ पे हमें देखने को मिलती हैं। मीन्स इतने में वुमेन पर 100 मतलब 50 है जो इतना, ठीक है, इतने में से 30 यानी 1,000 वुमेन्स जो है इससे अफेक्टेड होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट दैट 25% ऑफ मैटरनल डेथ आर ड्यू टू पीपीएस, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 1 लाख मैटरनल डेथ पर ईयर। ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टैटिस्टिक्स क्या सजेस्ट करता है कि 25 मैटरनल जो होती हैं % उनका डेथ पीपीएच की वजह से होता है। और ओके, नेक्स्ट हमारा है टाइप। प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है, इज़ द हेमरेज अकरिंग ड्यूरिंग द 3rd स्टेज ऑफ लेबर एंड विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी। मीन्स प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज किसे बोलते हैं कि बेबी के डिलीवरी होने के बाद, यानी 3rd स्टेज में डिलीवरी होता है। डिलीवरी होने के बाद में क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है कंटिन्यूसली स्टार्ट रहती है। अगर 24 आवर के अंदर ही अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है डिलीवरी होने के बाद में, तो उसको हम प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। एंड सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज इज हेमरेज अकरिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी एंड विद इन 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी। इट इज़ आल्सो रेफर टू एज प्यूपेरल हेमरेज। सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा टाइप का हेमरेज जो कि डिलीवरी होने के 24 आवर बाद में होता है पीपीएच, यानी ब्लीडिंग 24 घंटे बाद होती है बच्चे की डिलीवरी के बाद में। और वो ब्लीडिंग कब तक हो सकती है, 6 वीक तक, यानी पुर्पेरियम टाइम तक। तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, और इसको हम बोलते हैं पुर्पेरल हेमरेज भी बोलते हैं।
अब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें कि प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज क्या है, बच्चे की डिलीवरी होने के 24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको हम प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं, और डिलीवरी के 24 आवर यानी 24 घंटे बाद अगर जो ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच यानी सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट हमारा है काजेस। प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज आर यानी प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एटोनिक यूट्रस, जो यूट्रस की एटोनिसिटी है वो लॉस हो जाती है। ट्रॉमा यानी डिलीवरी के टाइम में कोई भी ट्रॉमा हो जाता है यानी इंजरी हो जाती है। एंड नेक्स्ट हमारा है मिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एटोनिक एंड ट्रॉमा। मीन्स अगर मिक्स रीजन है, जैसे कि मतलब यूट्रस की एटोनिसिटी भी लॉस हो गई है और ट्रॉमा भी हो गया यूट्रस में, तो इसकी वजह से प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है। एंड रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी जो भी बेबी का या प्लेसेंटा का जो भी पार्ट रह जाता है अगर यूट्रस के अंदर, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। एंड यूट्राइन रप्चर, यूट्रस अगर रप्चर हो जाता है, ज़्यादा फोर्स अगर मदर लगाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी रप्चर हो सकता है। या यूट्राइन कंट्रक्शन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से यूट्रस रप्चर हो सकता है, तो ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है यूट्राइन इन्वर्जन यानी यूट्रस जो है प्रोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ब्लड कोआगुलोपैथी यानी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर सही नहीं होती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो सकती है। ये पीपी प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज के कारण थे। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज इंक्लूड, मतलब सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज जो है किसकी वजह से हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। रिटेन बिट्स ऑफ कॉटलीडॉन और मेम्ब्रेन्स यानी जो प्लेसेंटा होता है उसका कॉटलीडॉन आप लोग को पता होगा कि उसमें 15 से 20 कॉटलीडॉन होते हैं, छोटे छोटे, मतलब एक प्रकार से मान ले तो टुकड़े मान लो, राउंड शेप का होता है। तो अगर कॉटलीडॉन एक भी अंदर रह जाता है या मेम्ब्रेन रह जाती है तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग है हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन अगर डिलीवरी जो हुआ है असेप्टिक टेक्निक से नहीं हुआ है, यानी कि मतलब वहाँ पे जो प्रोसीजर यूज हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं स्टेराइल नहीं थे, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। हैंड स्टेराइल नहीं था, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं की गई थी उस टाइम, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। एंड सर्वाइको वेजाइनल लैसिरेशन मीन सर्विक्स या वेजाइना में कुछ टीयरिंग हो जाती है, ठीक है, यानी ट्रॉमा हो जाता है। एंडोमेट्राइटिस, अगर किसी को एंडोमेट्राइटिस है, एंडोमेट्रियम में इन्फ्लेमेशन है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज में देखने को मिलेगा। सबइन्वोल्यूशन ऑफ द प्लेसेंटल साइट यानी जहाँ पे प्लेसेंटा होता है यूट्रस के अंदर, वहाँ पे उसका नॉर्मल पोजीशन नहीं आ पाता है यूट्रस का, उसकी वजह से भी ये सेकेंडरी पीपीएच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अदर रेयर काजेज में क्या क्या है, अदर काजेज में क्या क्या आता है, अदर रेयर काजेज जो है जैसे कोरियन एपिथेलियोमा, कार्सिनोमा सर्विक्स, ठीक है, प्लेसेंटल पॉलिप्स अगर है, फाइब्रॉइड पॉलिप्स एंड पिपेरल इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ठीक है, इन सब की वजह से हमें सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज देखने को मिलेगा पेशेंट में। नेक्स्ट हमारा है रिस्क फैक्टर यानी किन किन रीजन की वजह से पीपीएच हो सकता है। तो हमारा इसमें फर्स्ट है प्रोलॉन्ग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अगर जो थर्ड स्टेज है लेबर का जिसमें कि बच्चे की डिलीवरी होती है वो बहुत लंबा चल रहा है, मल्टीपल डिलीवरी अगर हुई है किसी की लेडीज़ की, मतलब कई टाइम डिलीवरी हुआ है, और एपिसोटमी अगर एपिसोटमी होता है तो उसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कटिंग जो है प्रॉपर नहीं हुई हो या ज़्यादा हो गई हो। फीटल मैक्रोसोमिया यानी बच्चे का हेड जो है या बॉडी वेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से डिलीवरी होने में दिक्कत होती है। मैक्रोसोमिया में क्या होता है कि बेबी का जो वेट है वो 4 किलो से ज़्यादा हो जाता है, तो डिलीवरी के टाइम में दिक्कत हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज यानी किसी को हिस्ट्री है पीपीएच की। एंड ग्रांड मल्टीपेराइटी अगर कोई वुमेन्स है, जैसे कि कई टाइम्स जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है, कई डिलीवरी उसका हो चुका है, जैसे मतलब 5 बार से ज़्यादा हो गया है, तो ग्रांड मल्टीपेराइटी में वो आती है। एंड प्लेसेंटा प्रीविया, जैसे कि ये अगर किसी लेडीज़ को है प्रेगनेंसी के टाइम में प्लेसेंटा प्रीविया, तो भी पीपीएच हो सकता है उसको। एंड प्लेसेंटल अप्रप्शन, ठीक है,
प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में किसी लेडीज़ को हाइपरटेंशन हो जाता है तो ये भी एक रिस्क होता है कि उसको पीपीएच हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क क्या है? इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सिम्टम्स, यानी अगर किसी को पीपीएच हो जाता है तो क्या सिम्टम्स हमें उसमें देखने को मिलेगा। मैसिव ब्लड लॉस, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। पासिंग लार्ज क्लॉट, यानी बहुत बड़े साइज़ के क्लॉट जो है हमें दिखाई देंगे। डिजीजनेस, यानी पेशेंट को चक्कर आने लगेगा, क्योंकि जब ब्लड लॉस होगा हमारे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं मिल पाएगी, इसकी वजह से पेशेंट को डिजीजनेस होगा। एंड लाइट हेडेक नेस और फैटिक, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान होगी। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑलरेडी जब ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट के बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तो ब्लड जो है डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर ब्लड का। नेक्स्ट है इंक्रीज हार्ट रेट, यानी ब्लड जब बॉडी में कम हो जाएगा यानी बीपी भी लो हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगी तो हार्ट को प्रॉपर ब्लड पंप करने के लिए नहीं मिलेगा तो वो पंप करने की कोशिश करेगा कि हमें ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जितना वो पंप कर रहा था उतना उसे ब्लड चाहिए होता है। तो वो जो ब्लड है अपना फास्ट कर देता है, ब्लड की जल्दी से मुझे मिले हार्ट, इसलिए जो हार्ट का रेट होता है वो बढ़ जाता है। इसमें स्वेलिंग एंड पेन इन टिश्यू इन द वेजाइनल एंड पेरिनियल एरिया, जो पेरिनियल एरिया होती है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वेजाइनल और पेरिनियल एरिया में जो है स्वेलिंग और पेन दोनों देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 4Ts निमोनिक का पीपीएच, यानी 4T इसमें होते हैं, कुछ निमोनिक होते हैं पीपीएच में। वो क्या है? टोन, यानी एटोनिक यूट्रस 70% ये काजेज है कि पीपीएच हो सकता है यूट्रस की एटोनिसिटी की वजह से। नेक्स्ट ट्रॉमा है जिसमें कि लेसिरेशन, हेमाटोमा, इन्वर्जन, रप्चर, ये 20% जो है ये काजेज हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से पीपीएच हो सकता है। नेक्स्ट टिश्यू, रिटेन टिश्यू इन्वेजिव प्लेसेंटा, यानी 10% जो है टिश्यू की वजह से हमें पीपीएच देखने को मिलता है। टिश्यू की वजह से कैसे कि जैसे टिश्यू क्या है, रिटेन हो गया है यूट्रस के अंदर, ठीक है, ये इन्वेजिव प्लेसेंटा है इसमें। एंड थ्रोम्बिन, ये भी एक टी है। थ्रोम्बिन की वजह से कैसे कि जैसे कोआगुलोपैथीज हो जाएगा, 1% ये काजेज होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है इस कंडीशन में। तो इन सब की वजह से जो हमें पीपीएच देखने को मिलता है, ये 40 होते हैं, यानी ये काजेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एंटीनेटल इंटरनेटल टाइम में देखते हैं क्या होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस, एंटीनेटल टाइम में मदर की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हाई रिस्क पेशेंट, ठीक है, एंड ब्लड ग्रुपिंग पेशेंट की करवानी चाहिए, ठीक है, इससे पीपीएच का जो है प्रिवेंशन हो सकता है। इंटरनेटल टाइम में क्या है? स्लो डिलीवरी ऑफ द बेबी की जो डिलीवरी है वो स्लो करवानी चाहिए डिलीवरी के टाइम में, ठीक है। एंड एक्सपर्ट ओबस्टेटिक एनेस्थेटिक्स नीडेड, जब डिलीवरी हो रही हो तो उसमें एक्सपर्ट लोगों की होने को ज़रूरत है। एंड स्पॉन्टेनियस सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, इसकी वजह से जो है पीपीएच प्रिवेंट हो सकता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो लेबर का थर्ड स्टेज है उसका एक्टिव मैनेजमेंट करना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा को भी एग्जामाइन करते रहना चाहिए। इंड्यूस और एसिलरेटेड लेबर बाय ऑक्सीटोसिन। एक्सप्लोरेशन ऑफ यूटेरोवेजाइनल कैनाल टू ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर अबाउट 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी हो जाने के बाद में पेशेंट को लगभग 2 घंटा तक ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, ठीक है, रब अप द यूट्रस टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिडक्शन। मीन्स डिलीवरी होने के बाद में क्या होता है, अगर किसी लेडी को पीपीएच हो गया है तो उसका यूट्रस जो होता है उसको रब करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होता है और रिडक्ट होता है। एंड एडमिनिस्टर एर्गोमेट्रिन 0.2 mg IM, यानी इंट्रामस्कुलरली ये देते हैं पेशेंट को। एंड सिंटोमेट्रिन 1 ml इंट्रामस्कुलरली में भी गिवन इंस्टेड ऑफ एर्गोमेट्रिन, ठीक है। एक्सपेल द प्लेसेंटा विद द नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बाय फंडल प्रेशर और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, जो प्लेसेंटा है उसको हम एक्सपेल कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। कैसे? बाई फंडल प्रेशर देते हैं या तो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं हम। एंड इम्पटी द यूरिनरी ब्लैडर बाई कैथेटराइजेशन, इम्पटी द यूरिनरी ब्लैडर
मीन्स जो यूरिन है ब्लडर के अंदर उसको हम एम्पटी करवा लेते हैं, किसके द्वारा, कैथेटराइजेशन के द्वारा। एंड ये सेकेंड डोज ऑफ सिंटोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिन में भी गिवन इन 10 मिनट इफ़ ब्लीडिंग इज़ नॉट कंट्रोल। और जो अभी हम दिए थे 0.2 mg एर्गोमेट्रिन, या अगर हम सिंटोमेट्रिन दिए थे 1 ml, तो उसको हमें 10 मिनट बाद जो है रिपीट करना होता है अगर ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल होती है, तो सेकेंड डोज हमें देना होता है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पीपीएस। ठीक है, टोन, उसमें क्या होता है, टोन में जैसे कि इसमें यूट्राइन मसाज करते हैं। अगर यूट्रस जो सॉफ्ट होता है तो हम अपने हैंड से जो है यूट्रस के ऊपर हाथ रख कर उसमें मसाज करते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है यूटेरोटोनिक एजेंट। यूटेरोटोनिक एजेंट में ऑक्सीटोसिन आता है, एर्गोट एल्कलॉइड आता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन आता है। ऑक्सीटोसिन कैसे, 10 इंटरनेशनल यूनिट यानी 10 IU शुड बी इंजेक्टेड इंटरमस्कुलरली। IM देते हैं पेशेंट को, और 20 इंटरनेशनल यूनिट इन 1 लीटर ऑफ सलाइन में बी इन्फ्यूज एट ए रेट ऑफ 250 ml पर आवर, यानी 250 ml पर आवर से हम इन्फ्यूज करते हैं पेशेंट को। 20 यूनिट उसमें क्या है, ऑक्सीटोसिन डालते हैं, और 1 लीटर जो है नॉर्मल सलाइन लेते हैं। एज मच एज 500 ml कैन बी इन्फ्यूज ओवर 10 मिनट विदाउट कॉम्प्लिकेशन। और हम 500 ml जो है बॉटल में यानी NS में हम पेशेंट को इन्फ्यूज कर सकते हैं 10 मिनट के अंदर में, अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा तो। मेथाइल एर्गोनोविन या मेथर्जिन एंड एर्गोमेट्रिन, ये टिपिकल डोज ऑफ मेथाइल एर्गोनोविन 0.2 mg एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलरली। ये भी जो है मेथाइल एर्गोनोविन ये 0.2 mg देते हैं IM में भी रिपीट एज रिक्वायर्ड इंटरवल ऑफ 2 to 4 आवर। 2 से 4 घंटे में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि रिपीट करना पड़े अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है तो। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसमें आता है कार्बोप्लास्ट। ठीक है, कैन बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रा मायोमेट्रली और इंट्रामस्कुलरली इन डोज ऑफ 0.25 mg। दिस डोज कैन बी रिपीटेड एवरी 15 मिनट फॉर अ टोटल डोज ऑफ 2 mg। मीन्स इसमें इसका हम कार्बोप्लास्ट का 2 mg देते हैं, लेकिन इसमें 15 मिनट पे हम रिपीट करके देंगे। कितना जो डोज देते हैं 0.25 mg हम देते हैं, और इसको 15 मिनट पे रिपीट करते हैं, और टोटल डोज हमें देना होता है 2 mg। एंड मीजोप्रोस्टाल इज़ अनदर प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये अलग टाइप का प्रोस्टाग्लैंडिन है। इट कैन बी मिस्टर सबलिंगुअली औरली वेजाइनली एंड रेक्टली। इसको हम दे सकते हैं सबलिंगुअल, औरल वेजाना के थ्रू और रेक्टल के थ्रू दे सकते हैं इसको मीजोप्रोस्टाल को। एंड डोजेस रेंज फ्रॉम 200 to 1000 mcg। इसका जो डोज होता है 200 से 1000 mcg होता है। ठीक है, द डोज रिकमेंडेड बाई FIGO इज़ 1000 mcg। और ये जो डोज है ये FIGO के द्वारा जो है रिकमेंडेड किया गया है कि 1000 mcg एडमिनिस्टर करना चाहिए रेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या आता है, लेसिरेशन एंड हेमेटोमास रिजल्टिंग फ्रॉम बर्थ ट्रॉमा कैन कॉज ए सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस दैट कैन बी लेसेंड बाई हेमेटोस्टेटिस एंड टाइमली रिपेयर। मीन्स अगर किसी को लेसरेशन या हेमेटोमास हो जाता है डिलीवरी के बाद में या डिलीवरी के टाइम में, तो उसको हम टाइमली उसको रिपेयर करना होता है, ब्लड को कंट्रोल करना होता है। यूट्राइन रप्चर जैसे कि हो जाता है, ये भी एक प्रकार का ट्रॉमा है। सिम्टोमेटिक यूट्राइन रप्चर रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट और हिस्टेक्टमी। जैसे कि यूट्राइन रप्चर हो जाता है तो इसमें सिम्टोमेटिक यूट्राइन रप्चर रिक्वायर सर्जिकल रिपेयर, इसमें मतलब सर्जिकल प्रोसीजर करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर ज़्यादा रप्चर हो जाता है यूट्रस, और हिस्टेक्टमी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है इस कंडीशन में। यूट्राइन इन्वर्जन इज़ रेयर। यूट्रस जो है कम्प्लीटली तरीके से प्रोलेप्स हो जाता है, ये एक रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। नेक्स्ट टिश्यू।
टिश्यू में क्या होता है, क्लासिक साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन इंक्लूड ए स्मॉल गस ऑफ ब्लड विद लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड स्लाइट राइज ऑफ द यूट्रस इन द पेल्विक. Placental delivery can be achieved by use of the branch and reuse maneuver, which involve applying firm traction on the umbilical cord with one hand while the applying suprapubic contour pressure. जैसे कि प्लस टिश्यू, इसमें क्लासिक साइन है प्लेसेंटल सेपरेशन का, जिसमें कि क्या होता है, गस ऑफ ब्लड हमें देखने को मिलता है. अगर प्लेसेंटा सेपरेट होने वाला है तो हमें ब्लड का एक गस देखने को मिलेगा और जो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथनिंग है वो भी बढ़ जाती है. स्लाइट राइज ऑफ द यूट्रस इन द पेल्विक. ठीक है, यूट्रस जो है हल्का सा उभार उसमें दिखाई देता है. और प्लेसेंटल डिलीवरी हम कैसे अचीव करते हैं, यूज ऑफ ब्रांड एंड रीयूज मैन्यूअर का यूज करके हम प्लेसेंटल डिलीवरी करवा लेते हैं. ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि हम अप्लाई करते हैं फर्म टेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड पे, और कैसे, जो हैंड है वन हैंड वाइल द अदर अप्लाई सुप्राप्यूबिक कॉन्टूर, और एक हैंड जो होता है वो सुप्राप्यूबिक रीजन पे हम रखते हैं, अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट है थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन में क्या होता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर, ये रेयर कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज. ठीक है, जैसे कि हम अभी दिखाए थे 1% होता है थ्रोम्बिन की वजह से, कोगुलेशन डिसऑर्डर की वजह से 1% काजेज हो सकते हैं पीपीएच होने के. इसमें क्या होता है, आर अनलाइकली टू रिस्पॉन्ड टू द measures described above. Most coagulopathies are identified before delivery, allowing for advanced planning preventing postpartum hemorrhage. जैसे कि किसी को कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो हम पहले से ही ब्लड उसका चेकअप करवा लेंगे, तो यानी जो कोगुलेशन के लिए जो टेस्ट होते हैं उसको हम करवा लेंगे, इससे पहले हमें पता हो जाएगा, तो हम पीपीएच से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच. ठीक है, ट्रांसवेजाइनल यूट्राइन पैकिंग करते हैं, एंड कंजर्वेटिव सर्जिकल अप्रोच, जैसे कि यूट्राइन आर्टरी लाइगेट कर देंगे, ओवेरियन आर्टरी लाइगेट कर देंगे, वेजाइनल आर्टरी को लाइगेट कर देंगे, इंटरनल इलियक जो आर्टरी होती है उसको भी लाइगेट कर देंगे. किस टाइप की मतलब प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या लाइगेट करना है. एंड एंजियोग्राफिक एटेरियल एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं. एंड हिस्टेक्टमी, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मीन्स ब्लड लॉस हो रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो हम हिस्टेक्टमी कर सकते हैं मदर के डिज़ायर में और फैमिली मेम्बर के डिज़ायर में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लिकेशन, यानी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर किसी को पीपीएच हो जाता है. ब्लड लॉस वो तो होगा ही, जैसे कि पीपीएच हो रहा है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है, डिलीवरी के बाद में जो है ब्लड लॉस हो रहा है, तो एक कॉम्प्लिकेशन है. ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट को शॉक हो सकता है, और शॉक की वजह से पेशेंट को डेथ हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है. और सेप्टिसीमिया, यानी पेशेंट के ब्लड में इन्फेक्शन भी हो सकता है. आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है. आर्थोस्टेटिक एनीमिया, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है. फैटिक, थकान होगी पेशेंट को क्योंकि बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं है. नेक्स्ट है कंक्लूजन, इसका कोई वो नहीं है. थैंक यू. सो आज का जो टॉपिक था पीपीएच था. फ्रेंड, आई होप कि आप सबको टॉपिक पसंद आया होगा या समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, जय भारत.